वेलकम टू माय चैनल रोड टू हिस्ट्री। आज के वीडियो में हम सल्तनत काल के एक बहुत ही विवादास्पद और कंट्रोवर्शियल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की बातें करेंगे, उसकी योजनाओं की बातें करेंगे, जिसकी योजनाएं मैक्सिमम क्या सारी योजनाएं ही असफल रही और इस वजह से वो एक विवादास्पद सुल्तान बन गया। बहुत सारे इतिहासकारों ने उसके बारे में अलग अलग शब्दावलियों का प्रयोग किया है। उसे रक्त पिपासु, मूर्ख, पागल सब कुछ कहा गया है, लेकिन कुछ लोगों ने उसे बहुत ही रैशनल, बहुत ही इंटेलेक्चुअल विद्वान भी कहा है। तो वो कौन से कारण थे जिस वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को कुछ नई नई नीतियाँ बनानी पड़ी और किन वजहों से वो नीतियाँ असफल हुई, इस पर हम बातें करेंगे। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमें जो सूचनाएं मिलती है, जो उसके इतिहास को, उसके कार्यों को जानने के स्रोत हैं, हम उस पर भी आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे जो महत्वपूर्ण जानकारी हमको मिलती है वो वर्णी की रचना तारीख़ फिरोज शाही, फिर इशामी की रचना फुतुहुश सलातीन, फिर एक कलश संधि की रचना है शुबहुल अशा, उससे भी हमको जानकारी मिलती है। फिर अल अमरी का यात्रा वृत्तांत है मशाली कुल अबशार, इससे भी हमको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी मिलती है। कुछ इतिहासकार उसके आत्मकथा को भी एक स्रोत के रूप में मानते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के आत्मकथा को, हालांकि उसकी विश्वसनीयता पर अभी भी संदेह है। इसके अलावे कुछ उसके अभिलेख, कुछ जो मुद्राएं हैं, उससे भी हमको जानकारी मिलती है। लेकिन एक समस्या ये है कि विभिन्न स्रोतों में अलग अलग विचार और एक दूसरे के विरोधी विचार भी दिए गए हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जब हम इन स्रोतों का विश्लेषण करें तो हम बहुत ध्यानपूर्वक अगर विश्लेषण करें तो फिर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत सारी जानकारियां हमको प्राप्त हो सकती है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो जानने के लिए योग हैं, लेकिन आज हम मुख्य रूप से उसके कुछ जो प्रशासनिक प्रयोग थे, जिसकी चर्चा वर्णी भी करता है, उसके बारे में बात करेंगे। वर्णी के अनुसार उसने 3 प्रशासनिक प्रयोग और 2 सैनिक प्रयोग किए, जो तीनों ही करीब करीब असफल रहे। आज हम उसकी चर्चा करेंगे। जो सबसे पहला प्रशासनिक प्रयोग मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया वो राजधानी परिवर्तन की योजना थी। देवगिरी को उसने एक राजधानी बनवाई और जिसका नाम दौलताबाद रखा। अब इस राजधानी परिवर्तन की जो योजना है, इसके बारे में बहुत सारी बातें कही जाती है। सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है कि मोहम्मद बिन तुगलक एक बहुत ही बड़ा इम्पेरियलिस्ट था, बहुत ही विस्तारवादी सुल्तान था। वो एक छोटे से कस्बे को भी अपने अंतर्गत जीत कर लाना चाहता था। पहले के जो सुल्तान थे वो इतने विस्तारवादी नहीं थे, नंबर 1। नंबर 2, दक्षिण भारत से उसको बहुत लगाव था और इसलिए दक्षिण भारत को अपने साम्राज्य में मिलाने की उसकी योजना थी और दक्षिण भारत में जितने भी क्षेत्र थे, जो भी साम्राज्य थे, उनको जीता और उनको अपने साम्राज्य में मिलाकर एक बृहत साम्राज्य का निर्माण किया। अब इतने बड़े साम्राज्य का जो निर्माण किया तो शायद उसकी सोच ये थी या उसको ऐसा लगा कि अब दिल्ली से शासन करना सब जगह मुश्किल है। इसलिए कुछ इतिहासकारों के अनुसार उसकी ये सोच थी कि देवगिरी जो है वो मिडिल में है, बीच में है, जहाँ से दोनों जगह शासन किया जा सकता है। इसलिए उसने राजधानी को परिवर्तित कर दिया। इशामी तो लिखता है कि मोहम्मद बिन तुगलक एक रक्त पिपासु था और बेसिकली वो दिल्ली की जनता को सजा देना चाहता था। इसलिए उसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दिया। उसका ये कहना है कि रात में चोरी चुपके से दिल्ली वासी भद्दी भद्दी गालियाँ लिखकर उसके महल में भेज देते थे, तो वो दिल्ली वालों से बदला लेना चाहता था और इसलिए उसने ऐसा किया। लेकिन मेहदी हुसैन का मानना है कि राजधानी परिवर्तित नहीं की गई थी, बल्कि 2 राजधानी का कंसेप्ट था। उत्तर भारत को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में राजधानी थी और दूसरी राजधानी दक्षिण भारत को कंट्रोल करने के लिए दौलताबाद में बनाई गई, ताकि 2 सेंटर हों और दोनों सेंटर से पूरे भारतवर्ष को
सही ढंग से नियंत्रित किया जा सके। इसकी सूचना हमको मसालिक उल अबशार से के लेखक से भी मिलती है और प्रमाण स्वरूप वो बताते हैं कि दिल्ली में भी और देवगिरी में भी राजधानी थी, दौलताबाद में भी राजधानी थी, और इसका प्रमाण ये है कि 1325 में राजधानी शिफ्ट हुई थी, लेकिन 1327, 1328 और 1329 के सिक्के हमको ऐसे मिलते हैं जो दिल्ली के टकसाल में ढाले जाते थे। और नॉर्मली उस समय सिक्के वहीं बनते थे जहां राजधानी होती थी। तो ये सिक्कों के आधार पर हम कह सकते हैं, या मेहदी हुसैन का या बड़े बड़े दूसरे इतिहासकारों का ये मानना है कि दो राजधानी थी, एक राजधानी दिल्ली में भी थी और एक दौलताबाद में भी राजधानी थी, और इन दोनों जगहों से उत्तर भारत और दक्षिण भारत पर शासन किया जाता था। दौलताबाद को समृद्ध बनाने के लिए, इस्लामिक कल्चर से समृद्ध करने के लिए दिल्ली के दरबार से जो बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, आमिर थे, उनको भी वहाँ भेजा गया ताकि वहाँ भी एक इस्लामिक कल्चर डेवलप हो सके। लेकिन ये योजना उसकी बहुत सफल नहीं हुई। जिस मंशा से दौलताबाद को राजधानी बनाई गई थी वो मंशा उसकी पूरी नहीं हुई। वहाँ लोग सही ढंग से व्यवस्थित नहीं हो सके, या जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स गए थे वो भी वहाँ बहुत दिनों तक टिक नहीं पाए, और ये राजधानी परिवर्तन की जो योजना थी उसको डिसबैंड करना पड़ा और फिर से जो दौलताबाद में राजधानी थी उसको समाप्त कर दिया गया। इस वजह से कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उसकी योजना जो है वो असफल हुई और वो एक पागल राजा था, ऐसा भी कुछ इतिहासकारों का मानना है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो राजधानी परिवर्तन की योजना थी ये पूरी तरह से असफल हुई। अगर हम सांस्कृतिक रूप से देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही जो इस्लाम की संस्कृति है वो, या दिल्ली सल्तनत की जो संस्कृति थी वो दक्षिण भारत में भी फैलती है, और बाद में हम दक्षिण भारत में भी इसी संस्कृति से जुड़े हुए साम्राज्य को विकसित होते हुए देखते हैं। तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से कुछ सफलता इस राजधानी के परिवर्तन से जरूर मिली। राजनीतिक कोई फायदा मोहम्मद बिन तुगलक को नहीं हुआ। तो इस प्रकार से जो उसकी पहली योजना थी वो असफल रही। जो उसने एक दूसरी योजना बनाई, सांकेतिक मुद्रा, टोकन कॉइन की मुद्रा को चलाने की जो व्यवस्था की, वो भी बाद में असफल हुई। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोहम्मद बिन तुगलक पहला व्यक्ति था जिसने ऐसी सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। उस समय चीन में भी सांस्कृतिक मुद्रा चल रही थी, ईरान में भी सांकेतिक मुद्रा चल रही थी। बर्नी का कहना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के नए नए प्रयोग करने का एक उसे शौक था, तो नए प्रयोग करने के उद्देश्य से ही टोकन कॉइन, प्रतीक मुद्रा चलाया। हालांकि आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, बल्कि उस समय इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर की क्राइसिस हो रही थी और चांदी का मूल्य बढ़ रहा था। अब स्थिति ये थी कि क्वाइन को बनाने में जितना चांदी लगता था और उस क्वाइन की जितनी वैल्यू थी उससे ज़्यादा वैल्यू उस चांदी की हो गई जितने मात्रा के चांदी से वो क्वाइन बना था। अर्थात कि अगर हम मान लें कि कोई चांदी का टंका है जिसका वैल्यू अगर आज के हम संदर्भ में देखें तो अगर उसका वैल्यू 500 रुपीज़ के बराबर है तो उससे ज़्यादा वैल्यू उस चांदी को बेचकर प्राप्त हो सकता था। चांदी का वैल्यू ज़्यादा हो गया था। तो इस तरह से यह संभावना थी कि लोग उस चांदी को मेल्ट कर दें, गला दें और उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेच दें। तो इससे भारत में जो चांदी है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो एक इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर की क्राइसिस हो रही थी और देश का चांदी बाहर नहीं जाए, इस उद्देश्य से उसने ब्रॉन्ज के सिक्के को इंट्रोड्यूस किया ताकि चांदी को बचाया जा सके। ऐसा आधुनिक इतिहासकारों का मानना है। लेकिन यहाँ भी एक समस्या हो गई कि धीरे धीरे जो जनता थी वो फर्जरी करना शुरू कर दी और खोट वाले सिक्के, मतलब ये भी कहा जाता है कि हर घर जो है वो टकसाल बन गया और जो ब्रॉन्ज के बर्तन थे लोगों के उनको गला गला कर वो टोकन कॉइन सिक्का बनाने लगे और
बाजार में टोकन कॉइन की भरमार हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जो विदेशी व्यापारी थे वो टोकन कॉइन लेने से मना कर दिए। तो ऐसी परिस्थिति में वो सिक्का चलाना मुश्किल हो गया। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अब कौन सा कॉइन नकली है और कौन सा असली है, इसको पता करना मुश्किल हो गया। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक ने उसका एक उपाय बनाया था जिससे कि उसको हम डिटेक्ट कर सकते थे कि कौन सा सिक्का असली है और कौन सा नकली है। ब्रॉन्ज बनाने में जो कॉपर और टिन का रेशियो होता है, तो वो रेशियो इस तरह से फिक्स किया था जो टकसाल के ऑफिशियल्स थे उन्हीं को पता था। तो अगर वो चाहते तो वो डिटेक्ट कर लेते, लेकिन ऑफिशियल्स ने भी मोहम्मद बिन तुगलक का साथ नहीं दिया और नतीजा ये हुआ कि विदेशी व्यापारी भी मना करने लगे उस सिक्के को लेने से। तो सुल्तान को अपना ये आदेश वापस लेना पड़ा और जिनके पास भी जितने टोकन कॉइन थे उसके बदले में चांदी का सिक्का उनको देना पड़ा सुल्तान को। नतीजा ये हुआ कि राजकोष भी खाली हुआ और ये योजना भी असफल हो गई और इस वजह से भी मोहम्मद बिन तुगलक की बहुत बदनामी हुई और वो एक विवादास्पद या एक असफल सुल्तान के रूप में प्रोजेक्ट हुआ। सुल्तान की तीसरी योजना एग्रीकल्चर के फील्ड में थी, कृषि के क्षेत्र में थी। कृषि के क्षेत्र में भी वो कुछ सुधार करने की योजना लाया और सर्वप्रथम जो रेवेन्यू है, लैंड रेवेन्यू, उस पर उसने ध्यान दिया। और दूसरी बात ये भी है कि लैंड रेवेन्यू की जरूरत भी सुल्तान को थी क्योंकि वो साम्राज्यवादी था और उसके लिए साम्राज्य के विस्तार के लिए बड़ी सेना रखने की जरूरत थी और युद्ध में भी जो खर्च होते हैं उसके लिए अधिक से अधिक उसको राजकोष की जरूरत थी। तो दोआब का जो क्षेत्र है, उस दोआब के क्षेत्र का रेवेन्यू उसने बढ़ा दिया, 50% रेवेन्यू कर दिया। नॉर्मली 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस रेवेन्यू लिया जाता था, लेकिन उसने उसको हाफ कर दिया। हालांकि ये पहला सुल्तान नहीं था जिसने दोआब के क्षेत्र में रेवेन्यू 50% किया। इसके पहले अलाउद्दीन खिलजी भी 50% रेवेन्यू कर दिया था। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि अलाउद्दीन खिलजी के समय की परिस्थितियां अलग थी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय की परिस्थितियां अलग थी। मोहम्मद बिन तुगलक जिस समय ये लैंड रेवेन्यू बढ़ाया उस समय दोआब के क्षेत्र में अकाल पड़ा हुआ था, फसल बर्बाद हो गई थी। किसान इस स्थिति में नहीं थे कि वो उतना लगान दे सके, लेकिन जो सैनिक थे वो कठोरता से लगान वसूल कर रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे जो किसान थे वो ऐसे किसान थे जो पहले मोहम्मद बिन तुगलक की सेना में काम करते थे और बाद में जब उनको सेना से निकाल दिया गया था तो वो एक किसान बन गए थे। तो वो भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। नतीजा ये हुआ कि जो लगान अधिकारी थे या लगान अधिकारी के साथ जो सेना जाती थी उनको मार कर भगा दिया गया और एक विद्रोह फैल गया। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण भारत में व्यस्त था, इसलिए वो ठीक से इसको नियंत्रित नहीं कर पाया, इसको कंट्रोल नहीं कर पाया और किसानों का गुस्सा भड़क गया। हालांकि इसको सुधारने के लिए बाद में उसने बहुत सारे उपाय किए। किसानों को फसल ठीक से हो, बीज खरीदने के लिए, बैल खरीदने के लिए राज्य की तरफ से मदद किया गया, ऋण दी गई। लेकिन जो ये सहायता थी वो सहायता बहुत देर से मिली किसानों को, तब तक किसानों का विद्रोह बढ़ चुका था। दूसरी बात ये थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब लगान बढ़ाया था 50%, तो उसने बिचौलियों को समाप्त कर दिया था, जिस वजह से किसान कोई विद्रोह नहीं किए, किसानों पर बर्डन नहीं हुआ। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जब लगान 50% किया गया तो मोहम्मद बिन तुगलक बिचौलियों को बीच से नहीं हटा पाया। नतीजा ये हुआ कि अब लगान 50% नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हो जाती थी और वो बिल्कुल ही शोषणात्मक थी, एक्सप्लॉयटेटिव थी, जिसको किसान बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और इस वजह से विद्रोह हुआ और ये योजना भी असफल हुई। कृषि से ही जुड़ी हुई एक दूसरी योजना मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई, एक डिपार्टमेंट बनाया, दीवान-ए-कोही। और इस डिपार्टमेंट का काम था कि साइंटिफिक एग्रीकल्चर को डेवलप किया जाए, एग्रीकल्चर को बढ़ाया जाए और इसके लिए कुछ ज़मीन को निश्चित किया गया कि उस ज़मीन पर जो है वो एग्रीकल्चर को वैज्ञानिक तरीके से विकसित किया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली
ये योजना भी असफल रही। इसलिए असफल रही कि जो दोआब क्षेत्र का लैंड साइंटिफिक एग्रीकल्चर के लिए मॉडल फार्म बनाने के लिए चुना गया वो बैरन लैंड था। दूसरी बात यह है कि उसके लिए जो फंड दिया गया उस फंड का दुरुपयोग पदाधिकारियों ने किया और अच्छे ढंग से उसमें काम नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि जो साइंटिफिक खेती की योजना मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी, ये योजना भी पूरी तरह से असफल हो गई। जो चौथी योजना थी वो खुरासन अभियान जो थी, खुरासन को जीतने की योजना। मोहम्मद बिन तुगलक ने ये योजना बनाई और इस अभियान के लिए वो 3,75,000 सैनिकों को नियुक्त किया। इस नियुक्ति पर बहुत सारे पैसे खर्च हुए। उस समय तो ये सोचा गया कि अगले साल जब खुरासन पर विजय प्राप्त किया जाएगा तो वहाँ से जो धन प्राप्त होगा उस धन से इसकी भरपाई कर ली जाएगी। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई कि खुरासन अभियान को स्थगित करना पड़ा और जिसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे धन जो है वो बर्बाद हुआ और राजकोष खाली हो गया। और इस बात के लिए भी मोहम्मद बिन तुगलक की आलोचना कई इतिहासकार करते हैं। वर्णी मोहम्मद बिन तुगलक की इस योजना को ही अव्यवहारिक बताता है, इम्प्रैक्टिकल बताता है और कहता है कि इसी वजह से ये योजना असफल हो गई। लेकिन आधुनिक इतिहासकार इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं। उनका मानना है कि सेंट्रल एशिया में मंगोल शक्ति का पतन हो गया था और इस वजह से वहाँ एक वैक्यूम की स्थिति थी और इस वैक्यूम का पॉलिटिकल बेनिफिट मोहम्मद बिन तुगलक लेना चाह रहा था। इस वजह से उसने खुरासन अभियान के बारे में सोचा और उसका प्रयास किया। दूसरी बात यह कि खुरासन जो है वो एक ट्रेड सेंटर था, एक व्यापारिक महत्व था उसका। तो इस वजह से भी आर्थिक फायदे के लिए भी खुरासन पर कब्जा करने का प्रयास या एक सोच मोहम्मद बिन तुगलक की थी। लेकिन इस योजना को स्थगित करने के पीछे का कारण शायद ये माना जाता है आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार कि तारामसीरी जो सेंट्रल एशिया का था उसकी मृत्यु की वजह से सेंट्रल एशिया में जो बैलेंस ऑफ पावर था, शक्ति संतुलन था, वो बिगड़ गया था और मोहम्मद बिन तुगलक अकेले अपने बल पर इस अभियान को सफल नहीं बना सकता था। इस वजह से इस अभियान को भी स्थगित करना पड़ा और इस तरह हम देखते हैं कि जो इसकी चौथी योजना थी वो भी असफल रही। एक पांचवी योजना कराचील पर आक्रमण करने की जो योजना थी उसको अपने साम्राज्य में मिलाने की योजना थी, जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में अवस्थित था। वो एक बिल्कुल ही सामरिक दृष्टिकोण से सामरिक महत्व का वो क्षेत्र था। वो सल्तनत और चीन के बीच में वो था, तो एक सामरिक महत्व उसका था। इस वजह से मोहम्मद बिन तुगलक कराचील को भी जीतने का प्रयास किया या एक योजना बनाई, लेकिन दुर्भाग्यवश ये योजना भी उसको स्थगित करनी पड़ी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो 3 प्रशासनिक योजनाएं थी और 2 सैनिक योजनाएं थी वो या तो स्थगित हो गई या असफल रही। इस वजह से मोहम्मद बिन तुगलक की आलोचना इतिहासकार करते हैं, उसको एक पागल सुल्तान मानते हैं, एक ऐसा सुल्तान मानते हैं जो बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल था और इस वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को ही पूरी तरह से दोषी मानते हैं, इन योजनाओं के असफलता का उसको जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन अगर हम सही ढंग से देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक इन योजनाओं के असफलता के लिए पूर्ण रूप से दोषी नहीं था। सुल्तान योजना बनाता है, उसको कार्यान्वित करने का काम पदाधिकारियों का होता है। अगर हम कहें कि राजधानी परिवर्तन की उसने योजना बनाई तो ऐसा नहीं है, 2 राजधानियाँ होती हैं। अगर हम बाद के काल में देखें, ब्रिटिश पीरियड में भी हम देखें तो ब्रिटिश पीरियड में विंटर की राजधानी अलग होती थी, समर की राजधानी अलग होती थी। वो 2 राजधानी बनाते थे। तो ये 2 राजधानी का कॉन्सेप्ट बुरा नहीं था। अब ये अलग बात है कि इनके पदाधिकारियों को ये योजना रास नहीं आई। या टोकन कॉइन की ही हम बात करें तो चीन में, ईरान में भी उस समय टोकन कॉइन चल रहे थे और मोहम्मद बिन तुगलक ने इस तरह के ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया था जिसको डिटेक्ट किया जा सकता था। ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता था, लेकिन पदाधिकारियों ने अपना कार्य ठीक से नहीं किया। इस वजह से वो योजना असफल रही।
जो हम कृषि में सुधार की बात देखते हैं, वहाँ भी पदाधिकारियों ने गबन किया, उस पैसे का दुरुपयोग किया और किसानों के साथ कठोरता से पदाधिकारी या सैनिक अधिकारी या जो लगान अधिकारी हैं उन लोगों ने व्यवहार किया। इस वजह से किसानों का विद्रोह हुआ। तो हाँ ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसको इस पर नज़र रखना चाहिए था, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से वो इस बात के लिए जिम्मेदार था। उसके पदाधिकारियों ने उसका साथ नहीं दिया। उससे वो एक उदार राजा था। उसने धार्मिक जो उसका दृष्टिकोण था वो भी उदारतापूर्ण था, इसलिए जो उलेमा वर्ग था वो भी उससे नाराज रहते थे और जो बड़े बड़े अमीर वर्ग थे वो भी नाराज रहते थे, क्योंकि वो योग्यता को प्रश्रय देता था और योग्यता के आधार पर लोगों को नियुक्त भी करता था। तो जो बड़ा बड़ा अमीर वर्ग है वो भी उससे नाखुश रहते थे। तो ये जो बड़े वर्ग थे और बड़े जो पदाधिकारी थे वो उसको पसंद नहीं करते थे, इसलिए उसकी योजनाओं को सही ढंग से कार्यान्वित नहीं कर पा रहे थे। या हम यूँ कहें कि उसकी जो सोच थी वो समय से आगे की सोच थी। वो वही सब काम बाद में अकबर ने बहुत सारे उसी तरह के काम किए। अकबर ने उसी तरह का एक लिबरल दृष्टिकोण अपनाया तो वो सफल रहा, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक असफल रहा। तो बीच में 200 साल का कम से कम गैप है। अगर हम उदाहरण स्वरूप देखें तो यूरोप में मेटरनिक जिस तरह से असफल रहा, इसलिए कि वो भी समय के खिलाफ काम कर रहा था। जब यूरोप में उदारता का वातावरण था, लिबरलिज्म का विकास हो रहा था, उस समय वो कंजर्वेटिव आइडिया को थोपना चाह रहा था, तो वो असफल रहा। तो वैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक भी जिस समय में वो काम कर रहा था, उस समय की जनता, उस समय के जो पदाधिकारी थे, उसकी योजना को, उसकी सोच को समझ नहीं पाए। अगर वही 200 साल बाद किया जाता तो शायद वो सफल रहता, लेकिन अपने समय से आगे की उसकी सोच थी, जिस सोच को वो तो समझ पा रहा था लेकिन उसके पदाधिकारी समझ नहीं पा रहे थे, जनता का उसको सहयोग नहीं मिला था। और हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारी असफलताएं हुई, इसलिए जनता का उस पर से भरोसा नहीं था, कोई इस तरह का कंस्ट्रक्टिव काम वो कर नहीं पाया जिस वजह से जनता उस पर अपना विश्वास जमा सके। तो ये सारे कारण रहे जिसकी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक असफल रहा। इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसकी नीतियां खराब थी या सिर्फ उसकी कमजोरियों की वजह से वो असफल रहा, बल्कि वो समय माकूल नहीं था, लोग उसकी नीतियों को समझ नहीं पाए और जनता तथा पदाधिकारियों का उसको सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। इस वजह से उसकी सारी योजनाएं असफल रही। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदा भी उसके प्रतिकूल था। अकाल और महामारी का दौर हमेशा चलता रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति भी उसका साथ नहीं दे रही थी। पदाधिकारी लालची और भ्रष्ट थे और किसी भी योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक पदाधिकारी ही जिम्मेदार होते हैं, लेकिन जब वही जिम्मेदारी को ना लें, वही करप्ट हो जाए तो योजना सफल नहीं हो सकती है। तो आज मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासनिक योजनाओं में इतना ही। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा तो खुद भी देखें, दोस्तों को सजेस्ट करें। मेरे अन्य वीडियो हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो उसे भी देखें, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। Thank you for watching me. See you again with a new topic.